हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ठीक है, उस अभिलेख का नाम बताना है जो क्या है, प्राचीन राजस्थान में जो भागवत संप्रदाय है उसके प्रभाव की पुष्टि करता है। कौन सा अभिलेख है? गोसुंडी अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी जो अभिलेख है ये क्या है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। गोसुंडी से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख है? गोसुंडी अभिलेख। इसमें क्या जो भागवत संप्रदाय है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इस लेख में प्रयुक्त जो भाषा है संस्कृत और लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि जो गोसुंडी जो अभिलेख है उसकी में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया था? डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा गोसुंडी का शिलालेख सबसे पहले पढ़ा गया था। ठीक है, यह राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख। किसके अंदर? वैष्णव और भागवत संप्रदाय से संबंधित। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से संबंधित है। कौन सा? ये गोसुंडी अभिलेख वैष्णव व भागवत संप्रदाय की जानकारी देता है। ठीक है, आगे देखो, गोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है गोसुंडी अभिलेख? किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है गोसुंडी अभिलेख। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अत्रि कवि। कौन है? अत्रि कवि किसके हैं? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है 3 दिसंबर 1460 में हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1460 ईस्वी। और विक्रम संवत क्या है? 1517। ठीक है, ये प्रशस्ति है चित्तौड़गढ़ की कीर्ति स्तंभ में कई शिलाओं में उत्कीर्ण श्लोकों में सामूहिक है। ठीक है, ये क्या है? चित्तौड़गढ़ में है। कौन सी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कब हुई थी? 1460 के अंदर। इसके रचयिता कौन है? अत्रि कवि। श्लोक 3 से 8 बप्पा का वर्णन फिर हमीर का वर्णन किया गया है। श्लोक 3 से 8 में क्या है? बप्पा, और फिर उसके बाद में क्या? हमीर का वर्णन किया गया है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इसका निधन हो जाने के बाद इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया, जिसका उल्लेख भी इस प्रशस्ति के अंदर मिलता है। कौन सी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसको लिखा किसने था? कवि अत्रि थे, लेकिन उनका निधन हो जाने के बाद उनका पुत्र कौन है? महेश भट्ट ने इसको पूर्ण किया था। ठीक है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अंदर बप्पा और हमीर का वर्णन मिलता है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? किसने की थी? कवि अत्रि और महेश ने की थी। कवि अत्रि और महेश ने क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कौन डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460। ये क्या है? कुंभा के लेखन पर प्रकाश कौन सी डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, कीर्ति से कुंभा याद रखेंगे, कीर्ति कुंभा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि कुंभा के लेखन पर प्रकाश कौन सा अभिलेख डालता है? कौन सा है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों में का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, राणा कुंभा की जो उपलब्धियां हैं या उनकी जो उपाधियां मिली हैं या उनके द्वारा जो लिखे गए हैं उन सभी का क्या है इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन कौन से? देखो, चंडी शतक, गोविंद, गीत गोविंद के टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख भी कीर्ति स्तंभ के अंदर मिलता है। इस प्रशस्ति में कुंभा को महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, रायरायण, राणोरासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया। इन उपाधियों को याद रखेंगे। कुंभा को किन किन उपाधियों से जाना जाता था? इसे महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, रायरायण, राणोरासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु उपाधियों से जाना जाता था। किसको? महाराणा कुंभा को। ठीक है, आगे देखो, कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण हुआ। जो चिरवा उल्लेख किसमें हुआ है? संस्कृत भाषा के अंदर 1273 ईस्वी में क्या हुआ था? लिखा गया था। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। किसके द्वारा है? रतन प्रभु सूरी के द्वारा लिखा गया है। इसके शिल्पी कौन है? शिल्पी कौन है? दिल्हन। शिल्पी कौन है इसके? दिल्हन इसके शिल्पी हैं। चिरवा का लेख देखो, उदयपुर के अंदर है। चिरवा गांव के मंदिर में ब्राह्मणद्वार पर स्थित इस अभिलेख में मेवाड़ के गुहिल वंश को शासक जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो,
किन शासकों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना गुहिल वंशीय जो शासकों का उल्लेख है किसके अंदर है? चिरवा के शिलालेख में किया गया है। देखो जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की जो उपलब्धियों का उल्लेख है वो किसके अंदर किया गया है? चिरवा शिलालेख के अंदर किया गया है। बार बार पूछा जाता है जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किसके अंदर किया गया है? किसमें किया गया है? चिरवा के शिलालेख के अंदर किया गया है। आगे देखो भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभु सूरी ने इसकी रचना की। उनके शिष्य पाशम चंदन ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। शिल्पी देलन ने इसे दीवार पर लगाया था। इंपॉर्टेंट है, देखो भुवन सिंह जो सूरी के जो शिष्य थे, कौन? रतन प्रभु सूरी, इन्होंने क्या है? इसकी रचना की थी। ठीक है, उनके शिष्य थे पाशव चंद्र, उन्होंने क्या है? इसे सुंदर लिपि प्रदान की थी और इसे दीवार पर किसने लगाया था? शिल्पी दुल्हन ने लगाया था। आगे देखो बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया है सांबर झील का निर्माण? वासुदेव ने करवाया है। कौन से लेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील है उसका निर्माण किसने करवाया है? वासुदेव ने करवाया है। बिजोलिया प्रशस्ति के रचयिता कौन है? गुणभद्र है। कौन है? बिजोलिया प्रशस्ति के रचयिता कौन है? गुणभद्र है। यह अभिलेख पृथ्वीराज थर्ड के पिता सोमेश्वर के काल का है। जो बिजोलिया जो अभिलेख है वो जो पृथ्वीराज थर्ड है उसके पिता कौन है? सोमेश्वर के समय का है। कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। इसमें दिए गए प्राचीन नामों में से उस समय के कई स्थानों की जानकारी मिलती है। देखो जाबलीपुरी क्या है? जलोर को क्या है? जाबलीपुर कहा जाता है। शकंबरी किसको? सांबर को कहा जाता है। शकंबरी किसको कहा जाता है? सांबर का प्राचीन नाम है। श्रीमाल भीनमाल का प्राचीन नाम है। श्रीमाल किसका है? भीनमाल का प्राचीन नाम है। विद्यावली किसका नाम है? बिजोलिया का पुराना नाम है। और मंडलकर किसका है? मांडलगढ़ का पुराना नाम है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस प्रकार से पूछा जाता है कि श्रीमाल किसका पुराना नाम है? किसका है? भीनमाल का पुराना नाम है। ठीक है, इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चहमन ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण कराया था। कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। ठीक है, इसमें क्या था? जो चहमन चौहान राज्य की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी और क्या है? सांबर झील का निर्माण भी करवाया गया था। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, जाबलीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? किसमें मिलता है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। क्या? जाबलीपुर, शाकंभरी और श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर किया गया है। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल से संबंधित है? किससे? सोमेश्वर। क्या है? सोमेश्वर से संबंधित है। कौन थे ये? चौहान थे। ठीक है, चौहान नरेश थे। कौन? बिजोलिया शिलालेख में इनका वर्णन मिला है। किसके समय का है? सोमेश्वर। जो किसके? ठीक है, आगे देखो, आगे है आबू के अभिलेख में के लेखक कौन है? किसके? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230 ईस्वी की है। कौन सी है? 1230 ईस्वी की है। यह प्रशस्ति विक्रम संवत 1287 की है। विक्रम संवत तो क्या है? 1287 और सन कौन सा है? 1230। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव शुभचंद्र ने की थी। आबू के अभिलेख की रचना किसने की थी? सोमेश्वर, या इसको क्या कहते हैं? शुभचंद्र ने की थी। उसे सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। इसको तेजपाल के द्वारा बनाए गए आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। इसको क्या है? तेजपाल के द्वारा बनाया गया था आबू के देलवाड़ा मंदिर, वहां पर क्या है? इसको लगाई गई थी। इसमें परमाणु और वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है? परमाणु, वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन। ये पूछा जाता है कि परमाणु, वास्तुपाल और तेजपाल के वंश है उनका वर्णन किसमें मिलता है। ठीक है, ये कहाँ पर लगी हुई है? देलवाड़ा, आबू के देलवाड़ा मंदिर में लगी हुई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? कौन है? दामोदर। अपराजित शिलालेख के रचयिता कौन है? दामोदर। पुलिस कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अपराजित के शिलालेख है इसके रचयिता कौन है? दामोदर है। 661 में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? दामोदर। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? कौन है? रणछोड़ भट्ट। ये क्या है? 17वीं शताब्दी की रचना है। कौन है? राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट। आगे देखो, राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी है प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर की थी। ठीक है, इसमें क्या है? जो राज प्रशस्ति ये क्या है? कब की गई थी? 1676 के अंदर। कौन सा सन है? 1676। ये विश्व की क्या है? सबसे बड़ी प्रशस्ति है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई थी। किसके आदेश पर लिखी थी? राज सिंह। किसके? महाराणा राज सिंह के आदेश पर लिखी गई थी। कहाँ पर है ये? राजसमंद झील है, उसकी 9 चौकी पाल पर क्या है? 25 शिलाओं पर क्या है? उत्कीर्ण है। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर क्या है? कुल 106 श्लोक है।
रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? किसकी की थी? राज प्रशस्ति की रचना की थी। किसने? रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत के अंदर की थी। किस शिलालेख में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? किसके अंदर है? राज प्रशस्ति के अंदर। याद रखेंगे मुगल मेवाड़ संधि क्या है, इसका जो वर्णन है किस में है? राज प्रशस्ति के अंदर। इंपॉर्टेंट है, राज प्रशस्ति का जो है शिलालेख उसके अंदर क्या है? मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन? किसका? चौहान वंश का है। क्या है? बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन? किसका? चौहान वंश की जानकारी देता है। कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। आगे देखो, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में को अपने अधीन कर लिया था? विग्रहराज चतुर्थ ने क्या है? दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। किस अभिलेख से पता चलता है? बिजोलिया शिलालेख से पता चलता है। किसमें? चौहानों से। कौन सा संबंधित है? बिजोलिया शिलालेख संबंधित है चौहान वंश से। कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? चौहान राजवंश से कौन सा संबंधित है? बिजोलिया शिलालेख किससे संबंधित है? चौहान राजवंश की वंशावली से संबंधित है। ठीक है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? क्या है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? किसके अंदर? बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को क्या कहा जाता है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसके अंदर कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर कहा गया है। आगे देखो, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? बीकानेर के शासकों से संबंधित है। कौन? राय सिंह की प्रशस्ति किससे संबंधित है? बीकानेर के शासकों से संबंधित है राय सिंह की प्रशस्ति। कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? क्या है? मंडोर के प्रतिहारों की इतिहास की जानकारी कौन देता है? गटियाला शिलालेख। मंडोर के प्रतिहारों की इतिहास की जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख 1861 में जोधपुर के पास गटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसके नरेश कौन है? नरेश कुक्कुक। ये पूछा जाता है इसके जो कौन है राजा? नरेश कुक्कुक का यशोगान न्यायप्रिय जनहित का संपादक वीर एवं साहसी शासक है। उसकी वंशावली रोहल सिद्धि से लेकर कुक तक की गई है। ये पूछा जाता है कि गटियाला शिलालेख के अंदर किस राजा की वंशावली की जानकारी मिलती है? किसकी मिलती है? रोहल सिद्धि से लेकर ककुक राजा तक मिलती है। ठीक है। यह लेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में है। क्या है? गटियाला शिलालेख जो है ये संस्कृत और प्राकृत दोनों ही भाषाओं में है। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख किसमें मिलता है? गटियाला शिलालेख मिलता है। गटियाला शिलालेख का रचयिता है मग है। उत्कीर्णकर्ता कौन है? स्वर्णकार है कृष्णेश्वर। कौन है? कृष्णेश्वर। इस कुक्कुक ने उत्तीर्ण करवाया था। इसे शाकदीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। ओस वालों के आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे। ठीक है। वह कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है? क्या है? देखो, वह कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन सभ्यता जो राजस्थान है उसमें क्या है? वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति की साक्ष्य देता है। कौन है? बरनाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बरनाला अभिलेख। बरनाला अभिलेख है कहाँ का है? जयपुर के अंदर है। 278 ईस्वी के अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई थी। क्या की गई थी इसके अंदर? विष्णु भगवान की वंदना की, यानी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा? बरनाला अभिलेख। जयपुर कब हुआ था? ईस्वी 278 ईस्वी के अंदर। आगे देखो, बड़वा ग्राम कोटा में कितनी नौकरी योग अभिलेख प्राप्त हुए? कितने हैं? 3। कितने प्राप्त हुए हैं? बड़वा ग्राम कोटा में 3 नौकरी योग अभिलेख प्राप्त हुए हैं बड़वा ग्राम कोटा के अंदर। बड़वा युग अभिलेख सन 181 ईस्वी में कोटा जिले के बड़वा ग्राम विक्रम संवत 238 में 3 युग लेख मिले हैं। मोकरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है। इसके अंदर देखो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो बड़वा ग्राम कोटा में कितनी नौकरी योग अभिलेख प्राप्त हुए? कितने? जो मोकरी वंश के जो शासकों का वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? बड़वा ग्राम जो कोटा है उसके अंदर पहले तो कितने अभिलेख हैं? 3 अभिलेख मिले हैं। बड़वा युग अभिलेख में किन शासकों का वर्णन मिलता है? तो मोकरी वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें मिलता है? क्या है? किसानों से जो वसूल की जाने वाली विविध जो लाग बाग है उसका जो उल्लेख है कहाँ पर मिलता है? चीकली ताम्रपत्र में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? चीकली ताम्रपत्र में मिलता है। चीकली ताम्रपत्र, इसे किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? कहाँ पे है? पूर्व ताम्रपत्र में। कौन सा ताम्रपत्र है? पूर्व ताम्रपत्र है, जिसमें क्या है? रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं। पूर्व का ताम्रपत्र कब का है? 1535 ईस्वी का है। इसमें क्या है? जो बहादुर शाह है उसने चित्तौड़ पर जब आक्रमण कर दिया था तो राजपूत स्त्रियों द्वारा क्या है? जौहर में प्रवेश कर गई थी। किसने किया था? बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, जिससे क्या है? चित्तौड़ पर किया था। तब क्या है? कर्मावती ने जौहर किया था, और जौहर करने से पहले उसने क्या है? कर्मावती ने क्या है? भूमि अनुदान भी दी थी। किसमें मिलता है ये जानकारी? पूर्व के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु
विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है? हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी में। किसमें मिलता है? पाशुपत संप्रदाय से गुरु विश्व का रूप हर्ष पर्वत का जो शिलालेख है 975 ईस्वी का, इसके अंदर मिलता है। हर्षनाथ की प्रशस्ति देखो, ये कहाँ पर है? सीकर में एक मंदिर है। प्रशस्ति कब की है? 973 ईस्वी की। कब की है प्रशस्ति? 973 ईस्वी की है। इसका निर्माण किसके द्वारा, इसके अंदर जो हर्षनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अल्लट के द्वारा किया गया है। इसके अंदर चौहानों का वंशक्रम, उनकी उपलब्धियां, पाशुपत संप्रदाय से गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर चौहानों का वंशक्रम, उनकी उपलब्धियां और पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। किसके अंदर? हर्षनाथ की प्रशस्ति के अंदर। यह चौहान शासक विग्रहराज के समय की है। इसमें बागड़ को वरगट कहा जाता है। क्या कहा जाता था? बागड़ को वरगट कहा जाता था। किसके समय की है? विग्रहराज के समय की है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचयिता है। कुंभलगढ़ के कौन है? कवि महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचयिता कौन है? कवि महेश। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति कब की है? 1460 ईस्वी की है। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति कब की है? 1460 ईस्वी की है। इसका प्रशस्तिकार कौन है? कवि महेश। इसके किसने की थी इसकी रचना? कवि महेश ने की थी। इसकी जो लिपि है वो कैसी है? देवनागरी है। भाषा कैसी है? संस्कृत है। इनमें प्रयुक्त की भाषा और भाषा कैसी है? संस्कृत है। और लिपि कैसी है? देवनागरी है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। एकलिंग शिलालेख कब का है? 1488 का है। लेखक कौन है? महेश्वर। एकलिंग शिलालेख का लेखक कौन है? महेश्वर। एकलिंग प्रशस्ति कहाँ की है? उदयपुर की है। इसके रचयिता है महेश भट्ट, जिसको क्या है? महेश्वर भी कहा जाता है। इसमें बप्पा रावल का संन्यास लेना, मेवाड़ के गोहिलों का वर्णन है। एकलिंग प्रशस्ति किससे संबंधित है? बप्पा रावल से संबंधित है। यानी बप्पा रावल का जो संन्यास लिया था और जो मेवाड़ पर जो गोहिलों का जो वर्णन है वो किसके अंदर मिलता है? एकलिंग प्रशस्ति के अंदर मिलता है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। बडली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिलोट माता मंदिर के अंदर हुआ था। बडली प्रस्तर अभिलेख कहाँ मिला था? बिलोट माता मंदिर के अंदर मिला था। कौन सा अभिलेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? प्रतिहारों को इतिहास कौन बताता है? मंडोर शिलालेख। मंडोर शिलालेख क्या बताता है? प्रतिहारों का इतिहास बताता है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किसमें? ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में क्या है? गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज बताया गया है। कौन सा अभिलेख चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? क्या है? चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश कौन सा डालता है? चित्तौड़ में मानमोरी का अभिलेख। कौन सा है? मानमोरी का अभिलेख। किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए? कहाँ पर हुई है? राजस्थान के अंदर क्या है? पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई है। आगे देखो, राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। जो राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के हैं उसको क्या बोलते हैं? आहत सिक्के कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस सम्राट का है? किसका है? अशोक का है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस सम्राट का है? अशोक का है। भारत का पहले प्राप्त संस्कृत अभिलेख कौन सा है? ठीक है, भारत का पहला प्राप्त संस्कृत अभिलेख कौन सा है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है किस सम्राट का है? अशोक का है। और भारत का सबसे पहला प्राप्त संस्कृत अभिलेख कौन सा है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। कि शिलालेख में संस्कृत भाषा में विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में? अशोक के अभिलेख में। अशोक के अभिलेख में क्या है? संस्कृत भाषा में विष्णु पूजा का अभिलेख मिलता है। आगे देखो, मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? किससे हुआ है? बड़वायूप अभिलेख से प्राप्त हुआ है। किससे हुआ है? बड़वायूप अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अशोक का अभिलेख कहाँ से मिला है? विराट से मिला है। अशोक का अभिलेख कहाँ से मिला है? विराट से मिला है। नामसा यूप स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सोम के द्वारा की गई है। नामसा यूप स्तंभ की रचना किसके द्वारा की गई है? सोम के द्वारा की गई है। आगे देखो, डोडिया क्या है? क्या है? डोडिया क्या है? जैसलमेर राज्य का एक प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है? डोडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का क्या कहलाता है? डोडिया कहलाता है। आगे देखो, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित है? कौन सा? झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित है? कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। जयपुर के कछवाहा नरेशों ने मुगल काल में झाड़शाही सिक्के चलाए, जो तोल में एक तोला था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन के साथ स्थानीय सिक्के बंद हो गए थे। ठीक है, कहाँ पे चला था झाड़शाही? जयपुर के अंदर चलाया गया था। आगे देखो, गधिया सिक्का कौन सा है? गधिया सिक्का इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे चलाया गया है? किस राज्य से संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। कौन सा? गधिया सिक्का। मेवाड़ के कई स्थानों पर हूणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के गधिया सिक्के मिले हैं, जो क्षत्रप एवं प्रतिहार
शासकों के सिक्के के चिन्हों के पतला करके बनाए गए हैं, उनमें चिन्हों का अंकन स्पष्ट नहीं हो सका है। गधे के मुंह जैसा दिखाई के कारण इन्हें गधिया सिक्का कहा जाता है। गधिया सिक्के कहाँ के हैं? उदयपुर के अंदर, ठीक है। और इनका क्या है, मुंह एक सही नहीं दिखने के कारण और गधे के जैसे दिखने के कारण क्या होता है, इसको गधिया सिक्का कहा जाता है। कहाँ के? ये उदयपुर के हैं। आगे देखो, त्रिशूलिया सिक्का किसका है? मेवाड़ का। त्रिशूलिया सिक्का किसका है? मेवाड़ का है त्रिशूलिया सिक्का। मेवाड़ के सिक्के को कौन कौन से हैं? चित्तौड़ी, ढींगला, एक त्रिशूलिया, बिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलजी, चंदौड़ी, स्वरूपशाही, फतेहशाही, भोपालशाही और शाह आलमी। ये किसके हैं? मेवाड़ के सिक्के हैं, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ी, ढींगला, त्रिशूलिया, बिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलजी, चंदौड़ी, स्वरूपशाही, फतेहशाही, भोपालशाही और शाह आलमी किसके हैं? मेवाड़ के सिक्के हैं। आगे देखो क्या है, लिलुलिया और लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? सोजत के अंदर होता है। सोजत की टकसाल के सिक्के लिलुलिया और लिलुशाही कहलाते हैं। सोजत की टकसाल से बनने वाले सिक्कों पर श्री माताजी, श्री महादेव शब्द भी उत्कीर्ण हुआ है। इसमें क्या है? श्री माताजी और श्री महादेव शब्द भी मिलता है। इन पर शाह आलम सेकंड द्वारा राज्यवर्ष 22 अंकित होने के कारण इसे क्या कहता है? 22 सदा सिक्के भी कहा जाता है। क्या है? 22 सदा सिक्के भी कहा जाता है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, ढींगला, बिंडारिया और नादवारिया क्या है? ये मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ढींगला है, बिंडारिया और नादवारिया ये क्या है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। आगे देखो, राजपूताना में किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता है और दूसरी ओर नागरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता है? कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। इसमें क्या है? विक्टोरिया का चेहरा बनाता है और विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता है और दूसरी ओर क्या? नागरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा था। किसके हैं ये? बीकानेर के हैं। कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। आगे देखो, अकबर की चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों द्वारा सिक्के जारी हुए जिन्हें क्या कहा जाता है? सिक्का एलजी कहा जाता है, ठीक है। अकबर ने क्या कहा था? चित्तौड़ पर विजय होने के बाद कौन सा सिक्का चलाया था? सिक्का एलजी चलाया था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिक्का एलजी किसके द्वारा चलाया गया? किसने चलाया है? अकबर के द्वारा चलाया गया है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, ये है कुछ राजस्थान के प्राचीन सिक्के। इसमें देखो सबसे पहले है बीकानेर। बीकानेर में देखो कौन सा है? गजशाही सिक्का। कैसा है? चांदी का सिक्का होता था जिसको क्या कहते हैं? गजशाही सिक्का। कहाँ का है? बीकानेर का। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के अंदर है मोहम्मद शाही, अक्षय शाही और डोडिया। क्या है ये? तांबे का सिक्का है। ये कहाँ के है? जैसलमेर के। अगर देखो उदयपुर के अंदर डीगला, त्रिशूलिया, बिलाड़ी, कपाशन और बिडारिया और पद्मशाही ये कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं। डींगला और त्रिशूलिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ के हैं ये? उदयपुर के अंदर है। उदयपुर में कौन से है? डींगला और त्रिशूलिया, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ के हैं? उदयपुर के। डूंगरपुर में देखो कौन सा है? उदयशाही सिक्का। डूंगरपुर के अंदर कौन सा है? उदयशाही सिक्का। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में कौन सा है? सलीम शाही सिक्का और लक्ष्मण शाही सिक्का। कहाँ के अंदर है? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में कौन सा है? सलीम शाही और लक्ष्मण शाही सिक्का। प्रतापगढ़ की बात करें तो इसमें कौन सा है? आलम शाही सिक्का। प्रतापगढ़ के अनुसार कौन सा है? आलम शाही सिक्का। आगे देखो शाहपुरा के अंदर 11 सदिया सिक्का और माधोशाही सिक्का। शाहपुरा के अंदर कौन सा है? 11 सदिया और माधोशाही सिक्का। कोटा में है गुमानशाही। कोटा में कौन सा है? गुमानशाही। गुमानशाही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुमानशाही सिक्का किसका है? किसका है? कोटा का है। और यहाँ पे कौन सा है? लक्ष्मण शाही सिक्का। झालावाड़ का मदन शाही सिक्का। झालावाड़ का मदन शाही सिक्का। करौली का कटार जाड़ शाही सिक्का। कहाँ का है? करौली का है। धौलपुर में तमंचा शाही। धौलपुर का क्या है? तमंचा शाही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धौलपुर का कौन सा है? तमंचा शाही सिक्का। भरतपुर में कौन सा है? शाह आलम। भरतपुर का कौन सा है? शाह आलम। आगे देखो, आगे है अलवर में। अलवर में कौन सा है? अक्षयशाही, रावशाही और रावशाही सिक्का। किसका है? अलवर का है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में कौन सा है? जाड़शाही, मोहम्मद शाही और माधोशाही। जयपुर में कौन सा है? जाड़शाही, मोहम्मद शाही और माधोशाही। जोधपुर की बात करें, जोधपुर में है विजयशाही, भीमशाही, गदिया फदिया। देखो गदिया फदिया है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गदिया फदिया सिक्का कहाँ का है? गदिया फदिया सिक्का कहाँ का है? जोधपुर का है। उसके अलावा ललुरिया सिक्का और डब्बूशाही सिक्का ये भी कहाँ का है? जोधपुर का है। गदिया और फदिया कहाँ का है? जोधपुर का है। स्लुम्बर, स्लुम्बर में कौन सा है? पद्मशाही सिक्का। ये क्या है? तांबे की मुद्रा है। कहाँ पर है पद्मशाही? स्लुम्बर के अंदर। किशनगढ़ की बात करें यहाँ पे कौन सा है? शाह आलम। किशनगढ़ के अंदर कौन सा है? शाह आलम। बूंदी के अंदर चेहरेशाही, रामशाही, 11 हसना और कटार शाही सिक्के। ये कहाँ के हैं? बूंदी के। बूंदी के अंदर देखो चेहरेशाही, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चेहरेशाही कहाँ का है? चेहरेशाही कहाँ का है? बूंदी का, ठीक है। कहाँ का है? बूंदी का।
इस प्रकार हमारे राजस्थान के जो पुरातात्विक स्रोत थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो की PDF को पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।